ने जो बजट पेश किया है वो देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएगा। ये खैर उनके मंत्रियों की जुबानी है तो थोड़ी सी यहाँ वो लोग अमित जी ये तो कहेंगे कि साहब बहुत बढ़िया बजट है और आम लोगों के लिए भी सोचा गया है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए भी सोचा गया है। खैर हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, प्रेम उपाध्याय, रमेश रंजन भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। जरा अमित साहब पहले उन्हीं के पास चलते हैं, क्योंकि संवाददाताओं का हक पहले होता है। रमेश आपके पास आएंगे। दिल्ली में प्रतिक्रियाएं आपको कैसी मिल रही हैं इस बजट को लेकर, जानना चाहेंगे। मंत्री मनमोहन सिंह को छोड़ के और चाहे वो कांग्रेस के एक दो नेताओं की बात करें, मनीष तिवारी की बात करें, उनको छोड़ के कोई भी राजनीतिक दल जो बजट पेश हुआ उसकी तारीफ नहीं कर रहा है। सबको कहना है कि जो जमीनी स्तर पे काम किया जाना था और जो बाजार से पैसा कैसे आएगा सरकार के पास, क्योंकि सरकार के पास फंड नहीं है। और जिस तरह से घोषणाएं की गई है, चाहे महिला निर्भया फंड की बात करें, महिला पहली बार बैंक बनाने की बात तो कर दी गई है, लेकिन इसके लिए पैसा कहां से जुगाड़ करेंगे, इसकी कोई रोड मैप तैयार नहीं किया है। तो इससे पहले भी जो 8 बार बजट पेश किए थे पी चिदम्बरम ने, तो वो इस पे फोकस नहीं किया गया और कहां से पैसा आएगा, सरकार खर्च कैसे करेगी। चाहे फूड सिक्योरिटी बिल की बात की जा रही है, उन्होंने हालांकि कहा है कि बहुत जल्द पेश किया जाएगा, लेकिन उसके लिए संसाधन कहां से जुटाएंगे पैसा, तो इस पे कोई बात नहीं कही गई। इसको लेके चाहे मायावती की बात करें, जसवंत सिन्हा ने जिस तरह से सरकार पे निशाना साधा, सपा की बात करें, सभी दल सरकार पे निशाना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरा का पूरा आम जनता और देश भी निराश है अंतिम बजट से। बिल्कुल रमेश, आप बने रहिए, आपके पास वापस आएंगे। प्रेम, आपके पास आपसे जानना चाहेंगे कि आप जहां पर हैं वहां लोगों की प्रतिक्रिया आपको क्या मिल रही है इस बजट के बारे में? देखिए घनश्याम, जो बजट है उससे जो है उद्योग जगत में निराश हुआ है। हमारे साथ रवि के जी हैं, इंडिया फाइनेंस कंपनी के रवि के जी ही बताएंगे। रवि के जी, आप ये बताइए, जिस तरह के बजट आया है आप लोगों को कैसा लगा? ये इन व्यू ऑफ द जो अभी इलेक्शन आ रहा है यूपी गवर्नमेंट का अगले साल में, उसके हिसाब से फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बैलेंस बजट पेश किया है। तो ये बैलेंस बजट है, हमारे हिसाब से ठीक है। इसमें मध्यम वर्ग को और नीचे वर्ग को कोई भार नहीं दिया गया। सिर्फ 1 करोड़ से ऊपर वालों के लिए जिनकी इनकम है उनको टैक्स में सरचार्ज, एडिशनल चार्ज किया जाएगा। लेकिन सर 45 लाख और 30 लाख और 45 लाख पर सरचार्ज लगाने की बात थी, लेकिन ये 1 करोड़ के ऊपर चला गया। 1 करोड़ रुपए सालाना कमाने वाले तो बहुत कम लोग हैं, तो ऐसे में तो बहुत ज्यादा पी चिदम्बरम ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि अर्थव्यवस्था में कुछ निवेश बढ़ेगा। ये अर्थव्यवस्था में निवेश तो बढ़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट सब्सिडी दी है, अनाउंस की है 15%, उससे इन्वेस्टमेंट बाहर से आएगा काफी। तो काफी आशान्वित है, क्योंकि जो 15% का डिबेट दिया गया है उससे विदेशों से निवेश आने की पूरी संभावना है। इसलिए भी बैलेंस्ड बजट बताया जा रहा है, आम लोगों का बजट इसको माना जा रहा है। जी घनश्याम। चलिए प्रेम, आपके पास आएंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। अमित सराफ हैं जो कि इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं। अमित जी, फ्रैंकफर्ट में मीटिंग करते हैं चिदम्बरम साहब बजट से पहले, लंदन में मीटिंग करते हैं, हांगकांग में मीटिंग करते हैं, सिंगापुर में मीटिंग करते हैं। तो ये उम्मीद तो पहले से लग रही थी कि पीपल्स फ्रेंडली ये कम और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली ज्यादा होगा। आपको लगता है ये हुआ है? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ है। मुझे अभी भी लगता है ये सरकार ने चुनावों को ध्यान में रखते हुए पीपल्स फ्रेंडली बजट बनाया है। एजुकेशनल, रूरल एरियाज, SC ST और इसके अलावा जो निम्न और पिछड़े वर्ग हैं उनकी तरफ ज्यादा अलोकेशन बढ़ाया है। सिग्निफिकेंट अलोकेशंस बढ़ा गए हैं उस एरिया में, और उसके साथ ही कॉरपोरेट्स के ऊपर सरचार्जेस लगाए गए हैं। और बहुत बात हो रही थी सुपर रिच टैक्स की, तो गवर्नमेंट ने एक तरह से 1 करोड़ के ऊपर वाले 42,800 लोगों को सुपर रिच डिफाइन कर दिया है। वो कह सकते हैं हम सुपर रिच है, कोई आम आदमी नहीं है। जी जी। तो उन सुपर रिच को भी डिफाइन करके किसी तरह से रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश करी गई है और साथ ही साथ बैलेंस आउट करने की कोशिश करी गई है। बट आई स्टिल डाउट सरकार इतना रेवेन्यू कहां से लाएगी। जो बजटरी एलोकेशन विभिन्न फंड्स को और नए फंड्स जो बनाए हैं उनको अलोकेट करने के लिए सरकार रेवेन्यू कहां से लाएगी, इट विल बी अ बिग चैलेंज इन कमिंग फाइनेंशियल ईयर। और एक चीज मेरे मन में सवाल जरा कई दिन से कौंध रहा है, जब से उन्होंने कहा है ये बात, और कल इकोनॉमिक सर्वे में बात सामने आई थी कि चिदम्बरम साहब चाहते हैं कि राजकोषीय घाटा 4.8 के स्तर पर आ जाए।
लेकिन जीडीपी के 4.8% पर आ जाए, लेकिन तमाम एक्सपर्ट से बात कह रहे हैं जितना रेवेन्यू जनरेट इस वक्त हो रहा है या फिर प्लान है आगे का, और आपने अभी कहा कि कुछ फंड एलोकेशन की बात उन्होंने अभी कही है, तो उसके लिए फंड कहां से आएगा, उसके लिए पैसा कहां से आएगा? तो आपको लगता है कि जो मौजूदा व्यवस्था जिस हिसाब से काम कर रही है, हमारी अर्थव्यवस्था काम कर रही है, उसके मुताबिक कि जीडीपी के 4.8 के आंकड़े को छू जाएगा? नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। मुझे तो पहले ही लगता है कि जो इकोनॉमिक सर्वे में जो बात कह रहे हैं कि आज आपकी ग्रोथ रेट 5% है, आप कहते हैं कि मंदी खत्म हो गई और अब अर्थव्यवस्था 6.2 से 6.7% के बीच में कहीं ना कहीं बढ़ेगी। अरे कैसे बढ़ेगी? ऐसा क्या हो गया? आपने क्या कर लिया? क्या ऐसा पॉजिटिविटी आपको संकेत क्या मिल रहे हैं? कुछ भी नहीं मिल रहे। मॉनसून अच्छा हो गया तो ये हो जाएगा, इंडस्ट्री इतनी रफ्तार से बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन कम आ जाएगा, तो ये कर रहे हैं बस। ये हाँ, ये वो कहना गालिब दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, वो वाली सी बात करें। उसी ग्रोथ को जो कि मुझे नहीं लगता है कि अचीव होगी, और एटलीस्ट स्टैटिस्टिक्स भी उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, उस ग्रोथ को आप बेस लेके आप अपना बजट बना रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये बजट एक्चुअली कितना होगा। सोच बहुत बढ़िया है और प्रेजेंटेबिलिटी भी चिदम्बरम साहब की बहुत बढ़िया है। भाई 8 बार ही आप एक काम ही कर रहे हैं तो उसमें आपको निपुणता तो आ ही जाएगी, लेकिन उस बजट को क्रियान्वित करने के लिए आई थिंक इट विल बी ह्यूज चैलेंज। और अगर इसका ये जितना ये प्रॉमिस कर रहे हैं उसका अगर ये 70-80% भी डिलीवर कर पाते हैं तो मैं मानता हूं यूपीए सरकार के इलेक्शन से पहले आखिरी साल में बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। आइए आपको सुनाते इस वक्त राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं अरुण जेटली साहब, क्या बोल रहे हैं वो सुन लीजिए। It remains in great doubt. And finally, what happens to the rupee, whose strength is failing, and how does it then curtail inflation? The only way he can curtail inflation is to reduce economic activity by reducing expenditure, which in itself will adversely affect the growth rates in the economy. So it's having pushed the economy into a distressed situation, he comes out with a budget of helplessness. That is how I see this budget. Thank you. तो अरुण जेटली साहब जो कि विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में, वो जाहिर तौर पर सरकार की आलोचना ही होती है, विपक्ष से तो इससे ज्यादा तो कुछ उम्मीद कर नहीं सकते हम। आपकी नजर में यशु जी लगता है कि ये बजट आम आदमी के लिए, जैसा कि अमित जी तो बता ही रहे थे कि ये पीपल्स फ्रेंडली है? देखिए, इसके अंदर वित्त मंत्री ने बहुत कोशिश की है हर सेक्टर को कवर करने की। देखा जाए तो जहां बच्चों के विकास के लिए जो संस्थाएं हैं उनको भी कुछ पैसा अलॉट करने की बात की गई है, जहां पिछड़ी प्रजातियां हैं उनके लिए भी कुछ पैसा अलॉकेट करने की बात की गई, जो हिंदुस्तान के अंदर रहकर टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ करने की बात की गई। लेकिन जहां where the target hits very hard, where the shoe actually pinches, वहां अब तक कोई मरहम नहीं लगाया गया। जो इस समय भारतवर्ष का व्यापारी है, जो भारतवर्ष का मैन्युफैक्चरर है, जो ट्रेडर है, जो छोटा व्यापारी है, जिसकी अंटी में 2 पैसा जाए तो उसको कुछ खुशी महसूस हो, उसके लिए मुझे कुछ होता नजर नहीं आता। आज बाहर के देशों से आयात बढ़ता जा रहा है, निर्यात इतना नहीं हो रहा। इसी कारण से भारत सरकार परेशानी में है, इसी कारण से हर जगह डेफिसिट फेस करना पड़ रहा है। उस चीज को इंप्रूव करने का, बेहतर बनाने का तरीका सरकार के पास था। उसका तरीका यह था कि क्यों ना सब्सिडी दी जाए उस आदमी को जो इतने सब होने के बाद भी आपके देश में रहकर मैन्युफैक्चर कर रहा है। क्यों ना उस आदमी को कुछ हेल्प दी जाए जो ट्रेडर है और दिन रात आपके हर तरह के कानून को पालन करके भी कुछ ना कुछ आपकी सरकार को रेवेन्यू दे रहा है। लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं गया। वो तो कहते हैं साहब हमारे पास पैसे नहीं है, हम सब्सिडी कहां से दें? सब्सिडीज ना दीजिए। आज देखिए, हिंदुस्तान का व्यापारी वर्ग इतना पंगु नहीं है, इतना कमजोर नहीं है कि वो अपने बलबूते पर कुछ ना कर सके। आप उनको अपॉर्चुनिटीज दीजिए, माहौल दीजिए उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दीजिए जहां पर वो बढ़कर कह सके कि लाइए साहब, बताइए कौन सा देश है जो हमारा मुकाबला करेगा, कौन सा ऐसा व्यापारी है जो हमारा मुकाबला कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बहुत दुख की बात है कि इस समय जो बाहर से आने वाली छोटी छोटी चीजें हैं, चाहे वो स्पेयर पार्ट्स हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, चाहे इलेक्ट्रिकल गुड्स हो, उन सबके ऊपर ड्यूटी बढ़ा दी जानी चाहिए थी। कुछ ऐसा किया जाना चाहिए था, मेरे मुताबिक कुछ ऐसा किया जाना चाहिए था जिससे उसके ऊपर रोक लगता।
लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा डेटरेंट कुछ मुझे दिखाई नहीं दिया जिससे बाहर के इलेक्ट्रिकल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, स्पेयर पार्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा आइटम्स पर रोक लगे और हिंदुस्तान का व्यापारी उठकर कह सके कि ठीक है साहब, अब मेरा माल जो है। अच्छा, हाँ, अच्छा, आप मानते हैं यशु जी कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर इस वक्त मनी फ्लो कम है, जिसकी वजह से आप प्रोडक्शन बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं कर पा रहे हैं, आपकी मजबूरी है कि आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। मनी फ्लो बहुत कम नहीं है और ना ही ऐसी कोई परेशानी पेश आनी चाहिए। आज हर साल बैंक्स are capable of giving good loans, good amount of loans to all the traders and manufacturers. But the only problem is they don't have enough opportunities. If I go ahead and start 4 separate units, what incentive am I getting? जी. There were talks. एक बार कभी ऐसा बात आई थी कि आप अगर एक कैपिटल गेन कमा रहे हैं और उसके बाद आपने अपना एक इंडस्ट्रियल यूनिट सेट कर लिया तो उसके अंदर आपको बेनिफिट दिया जाएगा, डिडक्शन दी जाएगी। लेकिन इस तरह की स्कीम को कार्यान्वित नहीं किया गया। अगर इस तरह की स्कीम बेहतर तरीके से कार्यान्वित हो जाती तो शायद ट्रेडर्स को और मैन्युफैक्चरर्स को और बूस्ट मिलता कि जगह ली जाए, जगह लेकर वहां पर व्यापार किया जाए, काम किया जाए। अब आप देखिए, बड़ी एक बेसिक सी छूट दी गई है यहां पर कि जो आदमी अपनी जिंदगी का पहला मकान खरीदता है और 25 लाख रुपए का उस पर लोन लेता है, उसको 1 लाख रुपया एडिशनल इंटरेस्ट की छूट दी जाएगी। अब उस 1 लाख रुपए की एडिशनल छूट को लेने के लिए 25 लाख रुपए मात्र का अगर मुझे लोन की छूट दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये अमाउंट बहुत छोटा है। आज का एक तरफ आप ये भी मान रहे हैं कि हमारी महंगाई बहुत ज्यादा है, आप ये भी मान रहे हैं कि हर तरफ हमारा जो पैसे का आउटफ्लो है उसकी कीमत बहुत थोड़ी रह गई है। आज 25 लाख रुपए में आप कुछ बहुत मेजर गेन नहीं कर सकते हैं। अब उन सब चीजों को देखते हुए इस फिगर को काफी ऊंचा रखा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बट स्टिल इट्स अ स्टेप अहेड। हमें इसकी तारीफ करनी चाहिए कि कुछ सोचा गया इस बारे में। सोचा गया, एक पॉइंट पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले जरा सुन लेते हैं कि एनडीए के शासनकाल में वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा, उन्होंने क्या कुछ कहा इस बजट के बारे में। सुन लीजिए। शुरू में ही कल्पना की थी कि चिदम्बरम साहब किस प्रकार का बजट पेश करेंगे, ठीक उसी के अनुरूप यह बजट उन्होंने पेश किया है। मैंने उनको समझने में कहीं कोई गलती नहीं की। ये बजट अगर एक शब्द में कहा जाए तो बाजीगरी का बजट, बाजीगरी। ये बहुत क्लेवरली ड्राफ्टेड बजट है। उन्होंने 1 घंटा से ऊपर समय लगाया। बाजीगरी का बजट है। चलिए एक लाइन के ऊपर ही हम डिस्कशन कर लेते हैं कि एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है। अमित जी, आपके पास आऊंगा। ब्लैक मनी की बड़ी बात होती है। ब्लैक मनी अगर इंडिया में आता है तो यहां पर आपके काम धंधे में उसका बड़ा फर्क पड़ेगा। मेन स्ट्रीम में अगर वो ब्लैक मनी आ जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा है, आपको लगता है कि सरकार को उस स्थिति में ना टैक्स बहुत ज्यादा वसूलने की जरूरत पड़ेगी और जनता को भी राहत मिलेगी, आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, आपको एक माहौल, जो अभी यशु जी कह रहे थे कि एक माहौल हमारे व्यापारियों को मिलेगा काम करने का, और इकोनॉमी ट्रैक पर आ जाएगी। आपको लगता है कि इस ब्लैक मनी से कोई फर्क पड़ेगा? ब्लैक मनी आने से फर्क तो पड़ेगा, लेकिन ये होने वाला नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इंटेग्रिटी लेवल्स ना सिर्फ पॉलिटिकल क्लास के बट इन जनरल आर लो। तो लोग क्या है, पैसा कमाते हैं, टैक्स देते नहीं है और उसको बाहर पार्क कर लेते हैं। हांगकांग, दुबई और न जाने इतने कितने डेस्टिनेशन है, वहां पे पैसा पार्क कर लेते हैं, क्योंकि वो टैक्स देते तकलीफ भी आती है। उसका कारण भी है, आपसे मांगा जाता है 30% टैक्स और अब सरचार्ज लगा के 33-35% तक टैक्स मांग लिया आपके। उसके बदले एक जो धनाढ्य व्यक्ति है, रिच व्यक्ति है, उसको मिल क्या रहा है? आप एजुकेशन पे खर्च करते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों की हालत देखिए। आप हेल्थ स्कीम पे खर्च करते हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स की हालत देखिए। आप जो सोशल वेलफेयर, बाकी जो है रोड है और है, उनकी हालत देखिए। आज दिल्ली में कहीं 10 किलोमीटर जाना होता है तो आपको 1 घंटा लग जाता है। आप हालत देखिए उन सब चीजों की। तो मेरे का टैक्स देने का दिल कैसे करेगा? मैं हर हालत में बचाऊंगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे आपसे 100 रुपए आपने कमाया तो आपसे 35 रुपए लूट लिया गया है उसमें से। तो इस वजह से ब्लैक मनी को बढ़ावा मिलता है। जब आपको आपके टैक्स के बदले कुछ मिलेगा, आपको गवर्नेंस मिलेगी,
तो आपका दिल भी करेगा टैक्स करने का। लेकिन जो पॉलिटिकल क्लास या जो लोग ये सपना सुझाए हुए हैं कि कोई लाखों करोड़ रुपए जो विदेशों में पड़ा हुआ है वो किसी दिन आएगा, तो आई थिंक ये एक शेख चिल्ली का ख्वाब मुझे लगता है, और ये कभी नहीं होने वाला है। एक लिस्ट आई थी थोड़े दिन पहले, जी बिल्कुल, जिसमें 2006 के आंकड़े थे कि कुछ लोग हैं भारत के तकरीबन 100 से ज्यादा थे, जिनमें शायद मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम भी था उसमें। जी। तो उसके ऊपर क्या वित्त मंत्रालय का कोई ध्यान नहीं है, गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है? क्योंकि उस पैसे का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है ना, वो तो ना तो उसका टैक्स है, ना वो मेन स्ट्रीम में है कि, और